औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? खैर खैरियत है? अच्छा, ये जो आज की मेरी वीडियो है ये टॉपिक से बिल्कुल हटके है, ना ही ये पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर है और ना ही ये प्योरली इस्लामिक वीडियो है। ये ख़ुसूसी तौर पे मैंने महसूस किया कि जो लोग फोर्सेस से रिटायर होते हैं, रिटायर होने के बाद उनको मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल दरपेश आते हैं और नॉलेज ना होने की वजह से वो दर बदर के ठोकर भी खाते हैं और उन मामलात में ऐसे फंसते हैं कि थक जाते हैं, और जब थक जाते हैं तो नाउम्मीद भी हो जाते हैं, और नाउम्मीदी जो है वो इंसान को बड़ी गहरी खाई में लेके जाती है। तो मैंने सोचा कि पेंशनर्स गाइड के तौर पे आज की वीडियो रिकॉर्ड की जाए, तो इसमें कोशिश की जाए कि जो पेंशनर्स के जो जितने भी मामलात हैं वो कवर करने की मैं कोशिश करूँगा। तो उम्मीद है कि ये इंशाअल्लाह ख़ुसूसी तौर पे पेंशनर्स को बहुत फ़ायदा होगा। तो हम अगर बात करें पेंशनर्स के गाइड के तौर पे, तो आफ्टर रिटायरमेंट जो एक पेंशनर्स को किसी भी किस्म के मामलात पड़ते हैं तो वो टोटल 6 ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं कि जिनसे मुतल्लक ही इंसान को वास्ता पड़ता है। पेंशनर की मैं बात कर रहा हूँ। जहाँ पे भी मैं बात मेरे मुंह से अगर लफ्ज़ निकलता है, इंसान निकलता है या कोई और निकलता है, तो उसका मतलब पेंशनर ही होगा। तो वो जो 6 महकमे हैं, वो सबसे पहला तो आता है नंबर उस डायरेक्टरेट ऑफ पेंशन का, जो कि लास्ट टाइम तो पेशावर में थी, लेकिन लोकेशन तो चेंज हो सकती है, लेकिन उसका जो रोल एंड टास्क है वो सेम ही रहता है। तो सबसे पहला जो आपको वास्ता पड़ता है महकमे से, वो डायरेक्टरेट ऑफ पेंशन है। उसके बाद 2 कैटेगरी आ जाती हैं दूसरे महकमे के तौर पे अगर हम देखा जाए तो। एक है पी ब्रांच। पी ब्रांच डील करती है जो अफसर्स रिटायर होते हैं। अफसर्स किसी भी ब्रांच का हो तो रिटायर होने की सूरत में उसको पी ब्रांच से अक्सरो बेशतर वास्ता पड़ सकता है। और उसके बाद एयरमैन के लिए AMO, एयरमैन मैनेजमेंट ऑफिस, जो कि पेशावर में है। तो अफसर्स के जो मामलात पी ब्रांच हैंडल करती है, आलमोस्ट उसी तरह के ही मामलात एयरमैन के जो कंसर्निंग होते हैं वो AMO देखती है। उसमें जो आम तौर पे ज़रूरत पड़ती है आफ्टर रिटायरमेंट कि अगर एक पेंशनर ने दूसरी शादी की है तो उसका POR कराना है आपने, वाइफ की डेथ हो गई है उसका आपने POR कराना है, आपके बच्चे हैं जो कि अभी छोटे हैं, शादी उनकी नहीं हुई, वो एम्प्लॉय नहीं हैं, इंडिपेंडेंट नहीं हैं, अभी आपके ऊपर वो डिपेंडेंट हैं, उस सूरत में अगर कोई बच्चा अल्लाह पाक माफ़ फरमाए को फौत हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो उसका भी POR करवाना ज़रूरी होता है। और फिर अगर छोटी उम्र में आप पेंशनर बन गए हैं तो अल्लाह पाक ने आपको औलाद दे दी है, तो उसका भी POR करवाना ज़रूरी है। ये दोनों सूरत में, अफसर की सूरत में पी ब्रांच और एयरमैन की सूरत में AMO। अच्छा, ये POR करवाना क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप माशाल्लाह खुद ज़िंदा हैं और आप पेंशन ले रहे हैं तो मरना भी यकीनन हमने एक दिन है, और जब आपकी डेथ हो जाती है तो डेथ होने के बाद ये पेंशन जो है ये फैमिली को ट्रांसफ़र होती है।
तो फैमिली के हर उस बच्चे को जिसका POR हो चुका है, AMO के रिकॉर्ड में है और P ब्रांच के रिकॉर्ड में है, उसी को ही वो ट्रांसफ़र होगी। अगर POR आपने नहीं करवाया तो वो बच्ची या बच्चा या वो दूसरी बीवी या तीसरी बीवी वो उससे महरूम रहेगी। तो ये इसलिए बहुत ज़रूरी है कि P ब्रांच और AMO से POR करवाया जाए और टाइमली करवाया जाए। उसके बाद बच्चों के जो एजुकेशन के जो मामलात हैं उसके कंसर्निंग एयरफोर्स फ्यूज़ डिपार्टमेंट है जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में बनाया गया है। उसके बाद फ़ौजी फाउंडेशन भी है जो कि ज़्यादातर मामलात उसके आर्मी से रिलेटेड होते हैं, लेकिन जितने भी रिटायर्ड लोग हैं, चाहे वो नेवी के हैं, एयरफोर्स के हैं या आर्मी के हैं, उनके बच्चों के जो वज़ाइफ हैं उनको भी वो लुक आफ्टर किसी हद तक ज़रूर करते हैं और फर्दर रिहेबिलिटेशन के तौर पर भी वो रिटायर्ड लोगों को कंसिडर करते हैं। फ़ौजी फाउंडेशन स्पेशली जो आर्म्ड सर्विसेज बोर्ड के जो हेड होते हैं वो रिटायर्ड अफसर्स को फ़ौजी फाउंडेशन ही इंडक्ट करती है। उसके बाद लास्ट आता है पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से शाहीन फाउंडेशन है, वो भी रिटायर्ड लोगों के मामलात को देखती है, विडोज़ के मामलात को देखती है और जो मॉनिटरी अवार्ड्स होते हैं या फाइनेंशियल एड होती है वो किसी हद तक ज़रूर पेंशनर को वो अकोमोडेट करती है शाहीन फाउंडेशन। बच्चियों की शादी की सूरत में और खुदा न खास्ता कोई ज़्यादा नुकसान हो गया हो किसी कैलामिटी की वजह से, तो इन सब सूरतों में शाहीन फाउंडेशन पेंशनर ख़ुसूसी तौर पे पाकिस्तान एयरफोर्स के उनको वो अकोमोडेट करती है। इसी तरह अगर कोई बंदा बीमार हो गया खुदा न खास्ता, उसके हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो गया, जो जिनको कहते हैं कि ये जो आर्गान स्पेशल आर्गान होते हैं, हार्ट हो गया, किडनीज हो गया, जो इस तरह के आर्गान्स हैं, उनकी जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी हद तक उसको शाहीन फाउंडेशन अकोमोडेट करती है। बेसिकली तो एयरफोर्स ही करती है लेकिन थ्रू शाहीन फाउंडेशन करती है। इवन कि अगर आप स्टेंट आपको डालने पड़ गए हैं तो उसकी पूरी पेमेंट आपको मिल जाती है। तो ये तो था मुख्तसर सा तारफ़ जो डिपार्टमेंट्स डील करते हैं पेंशनर को आफ्टर रिटायरमेंट, जब बंदा पेंशन के काबिल हो जाता है। तो पेंशन जो है वो एक तो इंडिविजुअल जो खुद रिटायर होता है उसको मिलती है, उसकी डेथ की सूरत में मिलती है उसकी वाइफ को, जो मैंने पहले बता चुका हूँ कि जो भी POR के रिकॉर्ड में है। उसके बाद जो बच्चे हैं छोटे 25 साल से कम, उनको भी मिलती है। बच्चियों के मामले में अलबत्ता इस तरह है कि शादी होने के बाद वो पेंशन डिसकंटिन्यू हो जाती है। अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से शादी नहीं हो सकी, लेट हो रही है, तो उसकी पेंशन जो है वो जारी सारी रहती है। और अगर खुदा न खास्ता शादी होने के बाद उसके बेटी को तलाक हो जाती है या उसका खामद फौत हो जाता है और वो विडो हो जाती है, तो उसको भी फिर वो पेंशन टिल डेथ मिलती रहती है। इसी तरह अगर कोई डिसेबल बच्चा है, मेल है, वो किसी काम के काबिल नहीं है, डिपेंडेंट है, तो उसको भी पेंशन का हिस्सा मिलता है। लेकिन ये सारे के सारी पेंशन जब ट्रांसफ़र होती है, ये होती उस वक्त है जब एक्चुअल जो पेंशनर है उसकी डेथ हो जाती है। उसकी ज़िंदगी की मौजूदगी में, उसकी ज़िंदगी में पेंशन ट्रांसफ़र नहीं होती। ये तो एक थंब रूल है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी हिफाजत बहुत ज़रूरी होती है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करेंगे, किसी भी मामले में करेंगे
ग्रांट लेने के लिए, फाइनेंशियल एड लेने के लिए, या मेडिकल का प्रॉब्लम आ गया, या मतलब कोई भी आगा प्रॉब्लम, आपको पीओआर करवाना पड़ गया, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपको हर वक्त लाजमी ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो इसलिए इन डॉक्यूमेंट्स की जो सेफ़ कस्टडी है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहले आती है डिस्चार्ज बुक, एयरमैन की सूरत में भी और अफसर्स की भी सूरत में। उसके बाद पेंशन बुक आती है और एयरमैन की सूरत में, और अफसर्स की सूरत में पेंशन बुक के साथ साथ पेन 1 भी आता है, जो कि एक इंटीमेशन लेटर होता है, पेन 1। तो उसके बाद जो फैमिली है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो पेंशनर है एक्चुअली उसका जो CNIC है वो संभाल के रखा जाए, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी ट्रांसफ़र कराने की सूरत में। इसी तरह अगर जब डेथ हो जाती है तो प्रॉपर सर्टिफिकेट जो हॉस्पिटल से मिलता है, और आजकल तो नादरा वाले इशू करते हैं, वो भी होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद मेडिकल फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो मेडिकल फैसिलिटी एयरमैन की सूरत में वो उस इंडिविजुअल को ऑथराइज़ है और उसकी वाइफ को, इंडिविजुअल और उसकी वाइफ। बच्चों को जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो एंटाइटल नहीं है एयरफोर्स की तरफ से, इवन के आर्मी नेवी की तरफ से भी नहीं है। अलबत्ता अफसर्स के मामले में ये कानून ऐसा नहीं है। अफसर्स के मामले में पूरी फैमिली जो है उसमें पेंशनर खुद, उसकी वाइफ और उसके बाद उसके बच्चे, लेकर होंगे वही जिनका POR हो चुका है। POR के अलावा अगर कोई बच्चा है तो वो उसमें शामिल नहीं होगा। एयरफोर्स वाले, हॉस्पिटल्स वाले, MI रूम वाले उसको कंसिडर नहीं करेंगे और फ्री ट्रीटमेंट फैसिलिटेट नहीं करेंगे। अच्छा, उसके बाद ये जो मेडिकल फैसिलिटी है ये अफसर्स के सूरत में जो मेल हैं बच्चे उनको 25 एज तक मिलती है, और 25 ईयर एज या उनको कोई एम्प्लॉयमेंट उनकी हो जाती है तो उस सूरत में उनकी ये जो ट्रीटमेंट है ये डिसकंटिन्यू हो जाती है। उसके बाद जो फीमेल है, फीमेल की सूरत में 26 ईयर्स एज एक शक, दूसरी शक यह है कि उनको कोई एम्प्लॉयमेंट मिल गई, और तीसरी यह है कि वो मैरिड हो गई हैं। इन तीनों में से जो भी पूरी हो जाए तो फीमेल की भी ट्रीटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ पेंशनर डिसकंटिन्यू हो जाती है। अच्छा, इस सूरत में एक और चीज़ आती है मेडिकल की सूरत में कि मेडिकल कार्ड बनता है। तो एयरमैन का मेडिकल कार्ड तो बहुत इजी है कि आप मुआविन सेल में जाएं, हर बेस के ऊपर आजकल मुआविन सेल बना हुआ है, वहाँ से फॉर्म लें, फॉर्म फिल करें, अपनी पेंशन बुक या डिस्चार्ज बुक की कॉपी लगाएं, CNIC लगाएं, वाइफ का CNIC लगाएं, और आपका कार्ड प्रवोस्ट कार्डन से बन के आपके हवाले हो जाएगा। अलबत्ता अफसर्स के मामले में ये थोड़ा सा ट्रिकी है, काफ़ी टाइम टेकन प्रोसेस है। उस सूरत में एक्चुअली ये होता है कि आप मुआविन सेल के थ्रू अप्लाई करते हैं, एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म है, तो वो फॉर्म चाहिए होता है, अफसर उसको फिल करता है, उसके साथ बच्चे का बे फॉर्म या CNIC, इंडिविजुअल का CNIC, फिर बच्चे की 2 पासपोर्ट साइज नहीं, 1x1 इंच विद ब्लू बैकग्राउंड पिक्चर, ये उसके साथ लगानी होती है। फिर इंडिविजुअल पेंशनर ने एक एफिडेविट देना होता है, एफिडेविट देना होता है कि ये मेरी बेटी या मेरा बेटा अनएम्प्लॉय है और ये बेटी की सूरत में ये मैरिड नहीं है, तो ये एक एफिडेविट भी देना होता है। उसके साथ फिर पेन 1 की कॉपी वो भी लगानी होती है, और जो नादरा से फार्म एक मिलता है FRC,
तो वो FRC भी लगानी होती है इन एडिशन टू ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स। तो ये तकरीबन 6 डॉक्यूमेंट बनते हैं अफसर की सूरत में जब उसने मेडिकल कार्ड के लिए अप्लाई करना होता है। तो अफसर ये सारी चीज़ें पूरी करके मोमिन सेल में देता है, जो भी नियरेस्ट बेस होता है। तो मोमिन सेल वाले इसको भेजते हैं P ब्रांच में। P ब्रांच में प्रोसेस का ये होता है कि वो यही चीज़ उन्होंने वेरीफाई करनी है थ्रू देयर रिकॉर्ड। वो POR को ही देखेंगे कि इन बच्चों का जो रिकॉर्ड है, POR है, वो उनके पास अवेलेबल है कि नहीं। अगर तो उनके पास अवेलेबल हुआ तो वो उधर से वेरीफाई करके वापस भेजेंगे मोमिन सेल में, और वहाँ से थ्रू प्रोवोस्ट कार्डन आपको वो मेडिकल कार्ड बना के वो दे देंगे। अलबत्ता ये बनाते सिर्फ साल या 2 साल के लिए हैं, और उसके बाद इसको रिन्यू करवाना पड़ता है, जो कि फिर एक टाइम टेकन एक्टिविटी बन जाती है। तो ये मोटी मोटी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी पेंशनर्स के लिए। मैं इंशाल्लाह आप लोगों की फ़ीडबैक को देखते हुए फिर देखूंगा कि जो फार्म की रिक्वायरमेंट होती है, स्पेशली बच्चियों के मामले में ग्रांट आपने लेनी है, मेडिकल के मामले में आपने कोई ग्रांट लेनी है, कोई फाइनेंशियल एड लेनी है किसी नागहानी सूरत हाल की वजह से जो पैदा हो चुकी है, तो मेडिकल कार्ड आपने बनाना है। तो ये सारे के सारे फॉर्म जो है ना, वो मैं दोबारा जो है इसी वीडियो के साथ अपलोड कर दूंगा। तो जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।